प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड ईयर और पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा शुरू की थी। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्य मुख्य विशेषताओं का जिक्र हम इस कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान की जैसा कि प्रस्तावना में जो राज्य का स्वरूप निर्धारित किया गया है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति है भारत राज्य के स्वरूप को निर्धारित करती है। भारत राज्य कैसा होगा और इन सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करने का जो प्रारूप है वो संविधान में किया गया है, संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है। तो इन सब शब्दावलियों का अर्थ समझते हुए, इसकी विशेषताओं को समझते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं और एक मुख्य विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनमें प्रत्येक शासन के प्रति, चूंकि व्यवस्था यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल बाद सरकारों का बदलना आम बात होती है, क्योंकि जैसा कि हमने लोकतंत्र में पढ़ा था कि शासक और शासितों के बीच लगातार सहमति बनी रहनी चाहिए और लगातार सहमति तब ही अभिव्यक्त हो पाती है जब पुनः सरकारें निर्वाचन में जाएं, नया निर्वाचन और करवाएं और उसमें फिर से बहुमत जनता का लेकर के आएं। तो संभव है कि सरकारें बदलती हैं, संभव है सरकारें बदलने के साथ साथ राजनीतिक दल भी बदल जाते हैं, उनकी दूसरे दल की सरकारों का गठन भी हो जाता है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि शासन व्यक्ति की इच्छा का नहीं होगा, शासक की इच्छा का शासन नहीं होगा, बल्कि कानून का शासन होगा। अब कानून के अनुसार शासन करने का जो फ्रेमवर्क है वो संविधान देता है, लेकिन जब शासक वर्ग बदल जाता है, शासक दल बदल जाता है, शासन करने वाले व्यक्ति बदल जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोभावनाओं में भी परिवर्तन दिखाई दे सकता है, उनकी कार्यशैली में भी परिवर्तन दिखाई दे सकता है, या उनके द्वारा जो लक्ष्य उद्देश्य हैं उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। यद्यपि वे संविधान के तहत ही करेंगे, लेकिन उनके करने के तौर तरीकों में बदलाव आ सकता है या उनकी प्राथमिकताएं बदल सकती है। ये संभव है जब दल बदलता है या शासक वर्ग बदल जाता है या शासक बदल जाता है। तो इस बात से ऐसा नहीं हो कि एक शासक वर्ग ने, एक शासक दल ने, राजनीतिक दल ने जब उसकी सरकार थी, जो योजनाएं प्रारंभ की थी, आने वाला दल जो है वो उन्हें बदल दें। फिर अगर सरकार शासन दल बदल जाए तो फिर आने वाला दल जो दूसरे दल ने शुरू की थी उसको भी बदल दें। तो इस प्रकार निश्चित रूप से कोई भी योजना है, कोई भी नीति या कोई भी नीतिगत कार्य मुख्यतः नहीं हो पाएगा। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आने वाली सरकारों के लिए एक रूपरेखा के रूप में नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान दिया, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जगह दी, और ये नीति निर्देशक तत्व आने वाली समस्त सरकारों के लिए एक रूपरेखा है कि वो किस तरीके से कार्य करेंगी। यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिसेबल हैं, बाध्य योग्य नहीं है, अर्थात अगर सरकार इनको लागू नहीं करे तो उनके खिलाफ कोई नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता है। तथापि आने वाले शासन के लिए ये निश्चित रूप से एक गाइडलाइन है, एक रूपरेखा है, और आने वाला शासन उसके लिए प्रेरणा का कार्य करता है। संविधान का जो भाग 4 है उसमें इनको रखा गया है, भाग 4 में इनको स्थान दिया गया है। और ये जो निर्देशक तत्व हैं राज्य को अपने नीति निर्माण में काम में लाने होंगे, प्रत्येक सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। इनको क्रियान्वित करने के लिए किसी सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, तथापि ये सरकारों के लिए सकारात्मक निर्देश हैं जिनकी उपेक्षा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। वस्तुतः ये सरकार के सामने वे ऊंचे आदर्श हैं जिनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सरकार को प्रयासरत होना चाहिए। ये शासन के लिए सकारात्मक और सृजनात्मक निर्देश हैं जो समता, संपन्नता तथा विकास पर आधारित समाज की रचना के लिए प्रेरणा देते हैं। पहली के शब्दों में नीति निर्देशक तत्व भारतीय जनता की उन महत्वाकांक्षाओं का एक न्यूनतम निरूपण है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में
एक यथोचित कालावधि के पश्चात स्पष्ट होगा। तो इस प्रकार निदेशक तत्व जो हैं वो आउटलाइन डायग्राम है आने वाली सरकार के लिए। तो ये अपने आप में बड़ी विशेषता भारतीय संविधान की है। इसके अलावा समाजवादी राज्य या समाजवादी दृष्टिकोण राज्य का होगा, या भारत जो है समाजवादी राज्य होगा। समाजवाद अपने उद्भव से लेकर के वर्तमान तक अनेक प्ररूपों से गुजरा है, अनेक पैटर्न इसके दिखाई देते हैं और विश्व के अलग अलग भागों में देश काल परिस्थिति और विचारकों के अनुसार इसको अलग अलग रूप में देखा गया है। इसीलिए इसकी सार्वजनीन परिभाषा करना इतना सरल नहीं है। तथापि समाजवाद से मोटा सा तात्पर्य ये लिया जाता है कि जहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक सामाजिक नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण हो, उसको समाजवादी व्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो भारत का जो संविधान है, जैसा कि प्रस्तावना में भी हमने पढ़ा था, 42वें संशोधन द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया। मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। और भारतीय समाजवाद की स्थापना वो है जो धीरे धीरे जनता के सहयोग और सहमति से लाया जाए, ऐसा भारतीय नेताओं का मानना था। मूल संविधान में शब्द को समाहित न करने के पीछे भावना यही थी कि संविधान निर्माता किसी प्रकार की विचारधारा संबंधी विवाद को प्रारंभ से जन्म नहीं देना चाहते थे। यद्यपि आर्थिक न्याय शब्द का प्रयोग करके इस भावना को व्यक्त कर दिया गया था। जैसा कि संविधान के प्रस्तावना में हमने कहा था कि 3 प्रकार का न्याय और 3 प्रकार की समानता जो है संविधान व्यक्ति को दे रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। तो आर्थिक न्याय का लक्ष्य भी निश्चित रूप से समाजवाद के लक्ष्यों के समानार्थी होगा, क्योंकि समाजवाद भी जो है सबकी आर्थिक उन्नति, सबको समान एसेट्स पर नियंत्रण, सबको समान जो है आर्थिक संसाधन देना चाहता है और आर्थिक न्याय की भी मूल संकल्पना यही है। तो भारतीय संविधान इस आर्थिक न्याय की संकल्पना के आधार पर एक समाजवादी समाज की कल्पना करता है और भारत में विशिष्ट रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थान देने का प्रयास किया गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो राज्य व्यवस्था थी और आज़ादी के दौरान जो व्यवस्थाएं थी और आज़ादी के बाद जो सरकारें और शासन बने, या यूँ कहें कि भारत की राजनीति का एक प्रकार से जो समय था उस देश काल को नेहरू युग के नाम से भी कहा गया। और भारत की प्रारंभिक आज़ादी के बाद जो शासन चला उस पर नेहरू के विचारों की स्पष्ट छाप थी। और चूँकि नेहरू जी विश्व राजनीतिक दृष्टिकोण में लोकतांत्रिक समाजवाद के मुख्य प्रणेताओं में से एक थे और उनके समाजवादी विचारों का ये एक विशिष्ट प्रारूप हम कह सकते हैं जो भारत राज्य के में वो लाना चाह रहे थे और उसको उस रूप में वो आगे बढ़ाना भी चाह रहे थे। नेक्स्ट जो विशेषता है वो पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द भी प्रयोग में लाया गया है। यद्यपि जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो मूल संविधान का शब्द नहीं था और बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तथापि ये शब्द नहीं जोड़ने से पूर्व भी भारत के संविधान की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान था, क्योंकि नागरिक मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था में भाग 3 संविधान का जो मौलिक अधिकारों का भाग है भाग 3, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। और पंथ निरपेक्ष शब्द न होने के बावजूद भी भारतीय संविधान निश्चित रूप से पंथ निरपेक्ष था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद ये शब्द इसमें और जोड़ा गया तो ये उस समय के नीति निर्माताओं की सोच पर निर्भर करता है कि किस भय से, किस दृष्टिकोण से उन्होंने ये शब्द जोड़ना उचित समझा होगा, ये उनका अपना विवेक रहा होगा। बहरहाल प्रश्न ये है कि पंथ निरपेक्षता है क्या, पंथ निरपेक्ष समाज है क्या, या भारतीय संविधान जो है किस प्रकार के राज्य की संकल्पना करता है। तो चूँकि भारतीय संविधान निश्चित रूप से पंथ निरपेक्ष संविधान की कल्पना, पंथ निरपेक्ष समाज और राज्य की कल्पना करता है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी होंगी, पूजा उपासना विधि की स्वतंत्रता उनको होंगी, अपने अंतःकरण के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता उनको होगी, राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये मूल भावना पंथ निरपेक्षता की है। धार्मिक मामलों पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे और राज्य का धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप
हस्तक्षेप नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से जो है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। पंथ निरपेक्ष राज्य जो है वो भारतीय संविधान की मूल भावना है, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान का मूल जो है वो संकल्पना के रूप में पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा है। भारतीय संविधान भारत राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, क्योंकि धर्म का मामला अलग है, राज्य का मामला अलग है। धर्म का मामला आत्मा से संबंधित है और आत्मा पारलौकिक है। राज्य का मामला शरीर से संबंधित है और यह लौकिक है। इसीलिए धर्म में राज्य का प्रवेश नहीं और राज्य में धर्म का प्रवेश नहीं। नागरिकों को धार्मिक आज़ादी का अधिकार, यद्यपि हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, क्योंकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक भाव लिए हुए हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक भाव लिए हुए हैं। क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को एंटी रिलीजियस घोषित नहीं करता है। किसी भी दृष्टिकोण से भारत राज्य अधार्मिक राज्य नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ यह है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म घोषित नहीं किया जाएगा कि यह राज्य इस धर्म को मानने वाला होगा। तो इस रूप में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का निर्देश जो है संविधान भारत के समाज और राज्य के लिए करता है। और यद्यपि पंथ निरपेक्षता की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में कहीं पर भी नहीं दी गई है, ये शब्द होने के बावजूद भी सर्वधर्म संभाव के भारतीय दर्शन के अनुसार सभी मतावलंबियों को अपनी अपनी भावना के अनुसार पूजा अर्चना इबादत करने की स्वतंत्रता है। राज्य किसी पंथ का प्रचार प्रसार नहीं करता है और किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में किसी पंथ विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएंगी। किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पंथ विशेष का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और किसी भी पद पर निर्वाचित होने या सरकारी पद प्राप्त करने में पंथ विशेष की आस्था बाधक नहीं होंगी। अर्थात सार्वजनिक पदों पर पंथ विशेष को मान्यता नहीं दी जाएगी। वस्तुतः भारत ने स्वतंत्रता से पूर्व पंथ की राजनीति के कुपरिणाम भुगते थे। देश में अविश्वास और असहयोग का वातावरण बन गया था। अंततः देश को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सहयोग सद्भाव का वातावरण बने, इसीलिए इस व्यवस्था को इसमें स्थान दिया गया। इसके अलावा जो विशिष्ट संघीय विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया, विशिष्ट संघीय विशेषताएं, विशिष्ट संघीय विशेषताएं भारत के विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वे भारतीय संघ को विशिष्ट बनाते हैं और यही कारण है कि अर्धसंघीय या एकात्मक लक्षणों से सहित संघीय संविधान व्यवस्था आदि विशेषणों से इसको संबोधित किया जाता है। वस्तुतः राज्यों की स्वायत्तता और सम्मान की रक्षा करते हुए संविधान निर्माता किसी भी प्रकार देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे और यही कारण है कि भारतीय संघ में संघीय शासन व्यवस्था के साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से विशिष्ट संघीय व्यवस्था है और इसमें संघात्मक और एकात्मक गुणों का समावेश साथ साथ किया गया है। सबसे पहले जो है हम इसके संघात्मक गुणों की बात करेंगे। लिखित और कठोर संविधान, लिखित, निर्मित एवं कठोर संविधान, जिसका जिक्र हम पूर्व की विशेषताओं में कर चुके हैं। भारतीय संविधान लिखित है, बनाया गया है, एक रिटन टेक्स्ट के रूप में हम इसको बता सकते हैं। निर्मित है, एक संविधान सभा ने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका निर्माण किया है, अर्थात निर्मित संविधान है, विकसित संविधान नहीं है। इसके साथ ही कठोर संविधान है। कठोरता से तात्पर्य हम यहाँ पर इस अर्थ में लेते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। अगर संशोधन की प्रक्रिया साधारण प्रकार की है तो वह सरल संविधान होते हैं। संविधान में संशोधन प्रक्रिया अगर कठिन है तो कठिन कठोर संविधान होते हैं। अब सरल और कठोर प्रक्रिया से अर्थ यही है कि जहां संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद की सामान्य विधायी प्रक्रिया के समान होती है, अर्थात जिस प्रकार संसद सामान्य रूप से अन्य कानूनों का निर्माण करती है उसी प्रकार अगर संविधान
संशोधन भी कर लेती है तो ये प्रक्रिया सरल प्रक्रिया कहलाती है और ऐसे संविधानों को सरल संविधान कहते हैं। इसके बावजूद इसके विपरीत अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में अंतर है और अधिक कठोरता से हैं या किसी विशिष्ट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फॉर एग्जाम्पल कि भारतीय संविधान के कुछ भागों में संशोधन जो है वो कठोर प्रकार का होने के कारण से इसको कठोर संविधान भी कहा गया, क्योंकि कम संसद के विशेष बहुमत और उसके बाद में कम से कम 50% राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही कुछ संविधान संशोधनों को लागू किया जा सकता है। तो ये कठोर प्रक्रिया कहलाती हैं। तो ये विशिष्ट संघीय विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य है। शक्ति विभाजन संघ और इकाइयों के मध्य, शक्ति विभाजन की जो प्रक्रिया है संघ और इकाइयों के मध्य है। संघ और इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन की प्रक्रिया है। शक्ति विभाजन की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान निश्चित रूप से संघात्मक संविधान है, क्योंकि संघात्मक संविधानों का एक विशिष्ट गुण होता है कि उनमें शक्ति विभाजन पाया जाता है और शक्तियों का विभाजन मूल संघ और उनकी इकाइयां अर्थात राज्यों के मध्य किया जाता है। शक्ति विभाजन प्रशासनिक स्तर पर होता है, शक्ति विभाजन न्यायिक स्तर पर होता है, शक्ति विभाजन विधायी स्तर पर होता है। तो भारत में न्यायिक प्रक्रिया को छोड़कर के संपूर्ण प्रकार का शक्ति विभाजन पाया जाता है। विधायी शक्तियां बटी हुई है, प्रशासनिक शक्तियां बटी हुई है, वित्तीय शक्तियां बटी हुई है। न्यायिक के मामलों में जरूर एक एकीकृत तंत्र पाया जाता है। भारत में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी पाया जाता है, जिसमें संघ और राज्यों का न्यायिक तंत्र अलग अलग नहीं होता है, अर्थात उच्च न्यायालय राज्यों के न्यायालय नहीं होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय संघ का न्यायालय नहीं होता है। एक एकीकृत तंत्र के रूप में संघ और राज्यों में समान रूप से कार्य करते हैं। तो ये जो है निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। संघ और राज्यों के लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था, संघ व राज्यों के लिए अलग अलग प्रशासन। संघ का अपना शासन प्रशासनिक व्यवस्था है, उसी प्रकार समानांतर रूप से राज्यों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। संघ की अपनी सरकारें हैं, राज्यों की अपनी सरकारें हैं। संघ का अपना विधायी तंत्र अर्थात संसद है, राज्यों के अपने विधायी तंत्र अर्थात विधानसभाएं हैं, विधानमंडल हैं। तो इस रूप में संघ का संपूर्ण तंत्र अलग है, राज्यों का समानांतर रूप से संपूर्ण तंत्र अलग है। तो अलग अलग शासन व्यवस्था जो है, प्रशासन व्यवस्था दोनों जगह चलती रहती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय या यूँ कहें कि न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता। पूर्व में भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों में मुख्य रूप से स्वतंत्र प्रकार की न्यायपालिका पाई जाती है और स्वतंत्र प्रकार की जो न्यायपालिका है वो संघ संविधानों की तो एक मौलिक आवश्यकता होती है, मूलभूत व्यवस्था होती है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिना संघात्मक व्यवस्था के ढांचे को सुचारू नहीं चलाया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय नितांत रूप से स्वतंत्र न्यायिक संस्थान है, सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है और संविधान का सुरक्षा प्रहरी होने के साथ साथ ही राज्यों के संविधान का सुरक्षा प्रहरी होने के साथ साथ ही राज्यों के और संघ के बीच में उत्पन्न विवादों को निपटाने का प्रयास करता है। राज्यों के बीच और संघ के बीच जो भी महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न होते हैं या राज्यों के आपस में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उन सभी विवादों को निपटाने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है और इस रूप में एक तरीके से वह संघ और राज्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है या अपने स्वतंत्र और सर्वोच्च हैसियत में न्यायपालिका अपने संविधान की सुरक्षा करते हुए, संविधान की व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभी अंगों में अपने उचित न्यायिक निर्णयों द्वारा तालमेल बैठाने का प्रयास करता है, उसमें समन्वय बैठाता है। इस रूप में न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो संघात्मक व्यवस्था की भांति जो है भारत में पाई जाती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ एकात्मक जो बातें हैं संविधान की वो भी हैं, एकात्मक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। ये उपरोक्त तो संघात्मक तत्व थे,
इसके अलावा एकात्मक तत्व भी जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। संविधान एकात्मक तत्वों को भी समेटे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता दुनिया के सभी मुख्य संघात्मक राज्यों में नागरिकों को मुख्य रूप से दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती हैं। एक उस राज्य की जहाँ के वे मूल निवासी हैं, और उसके साथ ही उस संघ की जिस संघ में वह राज्य पाया जाता है, जिस संघ में वह राज्य मिला होता है। और कई जगहों पर तो तिहरी नागरिकताओं के प्रावधान भी हैं, जहाँ स्थानीय निकायों की नागरिकता भी कई जगह दी हुई है। लेकिन मोटे रूप से दो पैटर्न नागरिकता, यूँ कहें कि दोहरी नागरिकता पाई जाती है संघात्मक राज्य में। एक नागरिक उस राज्य का मूल निवासी होने के साथ साथ ही उस संघ का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में इस बात को नहीं माना गया। संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता ही रखी गई, और हम जो हैं मोटे रूप में भारतीय नागरिक हैं। अपने प्रांतीय आधार पर प्रांतीय नागरिकता हमारी नहीं है। सांस्कृतिक आधार पर हम जो हैं प्रांत का नाम लिया जा सकता है, लेकिन नागरिकता के नाम पर हम भारत संघ के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, किसी प्रांत के नागरिक नहीं हैं। मुख्यतः ये प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि भारतीय संघ के जब निर्माण की बात चल रही थी, उस समय बहुत बड़ी विघटनकारी ताकतें जो हैं पूरे देश में फैली हुई थी, और उसके साथ ही इसके बिना भी भारत विशाल भौगोलिक सीमाओं वाला राष्ट्र है। भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ इसके भौगोलिक खंडों में विभिन्नता के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी विभिन्नता पाई जाती है, और बहुल प्रकार का समाज भारत में मौजूद है। यहाँ पर इस बात को मुख्य रूप से देखा जाता है कि अगर उस नागरिकता के आधार पर हम स्थानीय नागरिकता को स्वीकार कर लेते तो नागरिक भारत संघ के बजाय अपने स्थानीय नागरिकता को अधिक महत्व देता। संभवतः इन विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ही ऐसा प्रावधान संविधान निर्माताओं ने रखा होगा। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संपूर्ण राज्य एक प्रशासनिक तंत्र में बंधा हुआ है। सेवाओं के माध्यम से एकता, संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र में एकता है, पूरा राज्य एक तंत्र में बंधा हुआ है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों में समान रूप से कार्य करती हैं, और इन्होंने पूरे राष्ट्र को प्रशासनिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, राष्ट्रपति द्वारा किया जाना। चूँकि राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक मुखिया होते हैं, प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, और इस दृष्टिकोण से संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका वो निभाते हैं। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर उनका संवैधानिक नियंत्रण माना जाता है, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना एक तरीके से, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति, या यूँ कहें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है संपर्क में होते हैं, या यूँ कहें कि केंद्र द्वारा राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखा जाता है, और ये प्रक्रिया संघात्मक प्रावधानों के विपरीत होती हैं। तो इस रूप में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाना एकात्मक लक्षण है, या यूँ कहें कि शक्तियों को विभाजन के बजाय एकीकरण करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 से लगाकर अनुच्छेद 360 तक 3 प्रकार के आपात की
जो शक्ति है वो संविधान राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 356 में किसी राज्य के जो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 360 में संविधान जो वित्तीय आपात है उसकी घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इन तीनों प्रकार के आपात प्रावधानों में जो संघात्मकता के प्रतीक रूप में जो शक्ति विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है वह शक्ति विभाजन एकात्मक हो जाता है और संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं और संघात्मक व्यवस्था यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। पूरे विश्व के कानूनविदों के लिए, पूरे विश्व के संविधानविदों के लिए भारतीय संविधान को संघात्मक संविधानों से बाहर करने की श्रेणी में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मानी जाती हैं, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान की श्रेणी में लाने में बड़ा योगदान राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का माना जाता है। यद्यपि राष्ट्रपति की ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भारतीय संघ की अपनी परिस्थितियों के अनुसार दी गई थी और भारत में बहुभाषी प्रांत होने के कारण, विशाल भौगोलिक इकाई होने के कारण, बहुत प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों में जो है भिन्नताएं होने के कारण से देश को एकता के सूत्र में बनाए रखना, उसकी अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखना, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इन सब के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्यों का प्रशासन संघ के हाथों में चला जाए और सख्ती से शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके। इसलिए ये प्रावधान भारतीय संघ की अपनी विशिष्टता कही जानी चाहिए, न कि संघात्मकता के विपरीत प्रावधान इसको कहा जाना चाहिए। तथापि ये एकात्मक प्रावधान हमारे संविधान में पाए जाते हैं और संघीय संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। मुख्यतः ये जो अधिकार है वो संघात्मकता के खिलाफ है, क्योंकि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन राज्यों की इच्छा से होने चाहिए, न कि संघ की इच्छा से, जबकि हमारे यहाँ इस बात को मान्यता प्राप्त नहीं है और संसद और भारत सरकार अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है, वित्त आयोग का जो प्रावधान है, या राज्यों को जो सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है, जो केंद्रीय जो ग्रांट दी जाती है सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में, वो भी जो है राज्यों पर एक नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है, या यूँ कहें कि प्रशासन में एकात्मकता का तरीका दिखाई देता है। या और भी बहुत सारी जो विधायी मामले हैं, या विधायी मामलों में भी विधायी मामलों में भी संघ को प्रमुखता है। अनुसूची 7 में जो विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन संवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून समान रूप से बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रमुखता संघीय कानूनों को होंगी। अगर संवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ ने कानून बना दिया तो राज्यों को मानना उनके लिए अनिवार्यता होगी। इसके अलावा भी जब 2 या अधिक राज्य मिलकर संसद से अनुरोध करें तो वो दोनों के लिए कानून बना सकते हैं, या किसी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए भारत सरकार ने जो किया है उसको लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय होने पर भी संघ संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा संघ संसद जो है वित्तीय मामलों में भी प्रमुखता रखती हैं और बजट के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करती है। तो ये कई सारे मामले हैं, कई सारी विशेषताएं हैं जो विशिष्ट परिस्थितियां पैदा करती है भारत संघ के लिए, भारतीय संविधान के लिए, और इस रूप में वह जो है एकात्मक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। और कुछ मामलों में जो है अत्यंत सरल और लचीली प्रणाली भी पाई जाती है। जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि वह कठोर संविधान है, तो कुछ मामलों में फॉर एग्जाम्पल सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, यह बहुत सरल प्रक्रिया से कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सरल संविधान भी दिखाई देता है।
तो एक नई विशेषता के रूप में, ये तो इसकी संघात्मक विशिष्ट संघात्मक विशेषताओं के रूप में था। अब इसके अलावा अगली जो विशेषता हम कहें वो ये है कि सरलता और कठोरता का जो है लचीलापन पाया जाता है, मिश्रण है।